शुरू करता हूँ रब्बिजुल जलाल के पाक व बाबरकत नाम से कि जिसने मुझे और आपको तख्लीक किया। दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आल असहाब जानिसार अहले बैत पर। नाज़रीन इकराम, मुझे कहते हैं नोमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 3 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सेगमेंट वाइज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पंजाब में तहरीक इंसाफ के मद्दे मुकाबिल एक ऐसी पार्टी को तरजीह दी जा रही है और उनके जरिए से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है कि वो बड़ा ही अंदोहनाक साबित हो सकता है। यानी मेरी मुराद टीएलपी से अब वो काम लेने जा रही है ये हुकूमत और इस हुकूमत के कारिंदे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल खड़े हों। क्या अब सिर्फ फतों तक सियासत रह गई है? क्या अब उनके जरिए से इनकी शिकस्त मुमकिन हो पाएगी? क्या जो 3 दहाइयों से इमरान खान और उनकी पार्टी के हवाले से जिस एजेंट के जरिए से ये तर्ज बयानिया चलाया जा रहा है कि ये फला का एजेंट है, यहूदी एजेंट है, या जो कुछ जिस तरीके से पाकिस्तान में 3 दहाइयों से हम सुनते आ रहे हैं, अगर उस पर असर नहीं होगा, क्या टीएलपी के जरिए से आप इन पर ये असरअंदाज हो जाएंगे? इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ अरशद शरीफ का मामला बड़ा संगीन बनता जा रहा है। एंकर इमरान रियाज ने आज एक मर्तबा फिर से कहा है कि मुझे पक्की रिपोर्ट मिली है कि अगली बारी अरशद शरीफ की है, लेकिन उससे जुड़े तमाम ऐसे सहाफ़ी वो ये कह रहे कि अरशद शरीफ रेड लाइन होगा क्योंकि वो एक दूसरी तबीयत के मालिक है। अगर उस पर इस किस्म का कोई जाबिराना तशद्दुद या किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी मुतस्सिबाना कार्रवाई की गई तो वो हमारे लिए रेड लाइन होगा। तीसरी तरफ हम डिस्कस करेंगे जो नजरिया ज़रूरत के तहत एक उजरती कातिल, जिसे मैं ज़ाहिरी तौर पर कहता हूं, उनको रिहा कर दिया गया है। अब वो उजरती कातिल कौन है? सिंध में उन पर बड़े इल्ज़ामात हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इनको एक ख़ास एजेंडे के लिए बुलाया गया है। दोबारा कराची के जितने भी हुक्मरानी हैं वो उनके हवाले करने जा रहे हैं। क्या कराची का गैंग दोबारा सर उठाने लगा है? क्या उनको सर उठाने पर कोई मजबूर कर रहा है? क्या किसी के मसलहत के तहत उनको लाया जा रहा है? ये 3 बड़ी अहम चीज़ें हैं जिन पर आज की इस वीडियो में मैं आपसे रूबरू डिस्कशन करूंगा, खुलकर करूंगा, और इस हवाले से मैं डिटेल से आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तहरीक लब्बैक को नया टास्क मिल चुका है। मेरी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के जो जुमात है उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आ रही हैं, और वो ये चीज़ें हैं कि जिस तरीके से इस वक्त पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पल्ला हर तरफ भारी नज़र आ रहा है। लोग उनके नज़रिए को नहीं बल्कि उनके बयानिए के साथ खड़ी नज़र आ रही हैं। लोग उनके बयानियों को प्रमोट कर रहे हैं, लोग उनके बयानियों को सराह रहे हैं, लोग उनके बयानी के साथ चल रहे हैं, लोग उनके बयानिए को तक़वियत पहुंचा रहे हैं, लोग इमरान खान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। पंजाब में अब तक जितने भी सर्वेस किए जा चुके हैं सबका यकमुख और इसी तरीके से उनका ये एक ही आवाज है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पल्ला उनको भारी नजर आ रहा है। तो ये एक डर नहीं बल्कि एक खदशा भी नहीं, एक हकीकत है, और वो हकीकत जिसे हम मुसल्लिमा हकीकत कहते हैं। अब आप इसे इख्तिलाफ करें या फिर आप मेरे साथ मुआफ़क़त करें, अलबत्ता ये सिचुएशन है जो कि मैंने बहुत सारे सर्विस भी देखे हैं, बहुत सारे टीवी पर प्रोग्राम्स हुए, उन टीवी प्रोग्राम्स के हवाले से उनको अपने सामने रखकर ये बात मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 12 से 15 सीटों की जीतने की पोजीशन में है। लेकिन सवाल बड़ा अहम है, और वो ये सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त देने के लिए 3 बड़े अहम काम किए जा रहे हैं। 3 बड़े अहम काम। सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती यानी पीटीआई एन नामी पार्टी को वो हद से ज्यादा प्रमोट भी कर रहे, हद से ज्यादा सपोर्ट भी कर रहे, और उनको कायल करने की कोशिश कर रहे कि आपने हर कॉन्स्टिट्यूंसी से, हर पीपी से अपने एक बंदे को खड़ा करना है ताकि अगर 100 वोट हो, 50 वोट हो, कम से कम 20 वोट हो, वो तोड़कर लेकर जाया जा सके। उनकी वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश की जा रही है।
PTI-N के जरिए से। अब PTI-N ना पहले कभी रजिस्टर्ड, ना आपने कभी नाम सुना होगा, लेकिन अभी आपसे मैं बता रहा हूं, और उनका निशान भी बड़ा अजीब है। इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ उनकी पार्टी को रजिस्टर्ड किया, बल्कि उनको बल्लेबाज का निशान भी थमा दिया है। तो ये लोगों के लिए, लोगों में गलतफहमी पैदा करने के लिए झंडा सेम टू सेम रखा है, बल्लेबाज का निशान दिया गया है उन्हें, और उसे पार्टी में उतारा गया। अब दूसरी तरफ जब उनसे भी काम नहीं संभाला जा रहा और मकबूलियत में उनका इजाफा होता जा रहा है, तो फिर क्या करते हैं, फिर तहरीक लब्बैक के जरिए से बैनर्स, पोस्टर छपवाते हैं, और उसमें इस्लामी तौर पर वो हल्फ लेते हैं कि अगर ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी वोट हो सकता है और ये आखिरी वोट आप फलाह को दीजिए। इस तरीके से इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। वोट की एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो कोई भी अपने मफाद के लिए किसी भी तरीके से इस्लाम का नाम इस्तेमाल करे, वो गलत कर रहा है। उनकी गलती की आपको निशानदेही करनी चाहिए और उनसे आपको दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी से मैं नहीं कर रहा, ये पहले मेरा मौक़िफ़ है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कल को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ये माजी में हम बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। मैंने तारीख जब आप पढ़ते हैं, हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी कि पहले किताब हमारे KPK में होता था, मौला फजल रहमान किताब के नाम पर, और कुरान की पता नहीं क्या क्या वो कहा करते थे। हालांकि इनका इससे कोई वास्ता नहीं। हाँ, अगर आपने अपने इस्लाम को आपने मजबूत रखना है, लेकिन इस्लाम इस वोट में नहीं। ना इनसे ये तवक्को रखे, ना ये आप इन पर ब्लैकमेल हो इस तरीके से वो आपको कहे कि आपकी जिंदगी के आखिरी वोट हो सकता है, ये आपकी जन्नत के जामिन हो सकते हैं। जन्नत के जामिन आपका वोट नहीं, आपके अमाल है, आपका किरदार है, आपके ऊपर जो अल्लाह ताला ने जो हुकूक नाफिज किए हैं, जो फराइज नाफिज किए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना, ये आपको जन्नत में लेकर जाने का जामिन तो हो सकता है। अलबत्ता अगर कोई आपको ये कहे कि नहीं, जो वोट देकर आप जन्नत में जाने के काबिल हो सकते हैं, वो रॉन्ग नंबर है। इससे आपको दूर रहना पड़ेगा। तो इसलिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में तहरीक लब्बैक को यह टास्क सौंपा गया है कि किसी भी तरीके से इस्लामी तरीके से जो भी आपने तरीका अपनाना है, इनको किसी भी तरीके से शिकस्त आपने देनी है, क्योंकि उनको TLP आजकल मंजूर है मगर तहरीक इंसाफ नामंजूर है। अब आते हैं अरशद शरीफ के मामले पर। अरशद शरीफ का मामला बड़ा संगीन है और इसको बड़े मैं गौर से देख रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों से मेरे इस हवाले से बात भी हुई। कुछ लोगों का ख्याल है कि अरशद शरीफ को इसी तरीके से दोबारा ज़ुदकोब का निशाना बनाया जा सकता। दोबारा तो नहीं, खैर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इमरान रियाज के बाद अब अरशद शरीफ की बारी है। और आज इमरान रियाज ने जब अपने मुद्दई के साथ मीडिया से गुफ्तगू की, तो उस मीडिया गुफ्तगू के दौरान उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि मेरे पास पक्की रिपोर्ट है कि अरशद शरीफ को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब अरशद शरीफ को किन वजूहात के बिना पर गिरफ्तार किया जाएगा, वो वजूहात हमारे और आपके सामने है कि वो रिजीम चेंज के खिलाफ बात करता है, वो बात करता है डंके की चोट पर बात करता है, वो बात करता है तो सरेआम करता है कि नहीं, इस पाकिस्तान में किसी के इंटरफेरेंस नहीं चलनी चाहिए। वो ये बात करता है कि पाकिस्तान में किसी भी तौर पर किसी के साथ भी किसी की गुलामी कबूल नहीं करनी चाहिए। हम अपना एक आज़ाद कौम है और अपनी आज़ादी के ज़रिए से किसी को ये कौम मुंतखब करे तो उस तरीके से उनके साथ जाना चाहिए। लिहाजा उनने कह दिया है। अब इकरारुल हसन के एक ट्वीट जो मेरे सामने आए हैं, उनने अरशद शरीफ के हवाले से किए, उसमें उनने बाकायदा तौर पर कहा, एक तो इमरान रियाज ने कहा कि ये अरशद शरीफ हमारे लिए रेड लाइन है, मेरी तरह आदमी नहीं है, मुझ पर तो बहुत सारे इल्ज़ाम आते हैं, लेकिन अरशद शरीफ एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है और उनके अपने एक रेपुटेशन है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अरशद शरीफ के फैमिली ने भी पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। अगर उनके खिलाफ इस तरीके से कोई हरकत की जाती है तो इकरारुल हसन लिखते हैं, इमरान रियाज साहब ने अरशद शरीफ साहब पर हमले का खदशा जाहिर किया है। मैं किसी और के बारे में कुछ कह सकूं ना कह सकूं, अरशद शरीफ के बारे में यकीन से कह सकता हूं कि वो और इनका खानदान पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ऐसा कुछ सोचा भी गया तो हम सब आखिरी हद तक जाएंगे। और यही बात आज इमरान रियाज खान ने भी की, और इमरान रियाज खान ने कहा है कि ये हमारे लिए रेड लाइन है, अगर उनको कुछ किया गया तो उसके बाद बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं नजरिए ज़रूरत के तहत उजरती कातिल। ये खबर मेरे पास जब आई तो मैं हैरान और परेशान रह गया, और उसकी वजह ये थी कि जिस तरीके से इश्तियाल अंगीज़ी तकरीर के दौरान जो इन पर मुकदमा दर्ज था, बाबर गौरी जो कुछ अर्सा कबल लंदन से पाकिस्तान आ चुके हैं, इनको रिहा कर दिया गया है। क्या फिर से कराची दहशत गर्दों का
گڑھ بنے گا، یہ عوامی رد عمل ہے جو اس کے بعد مجھے دیکھنے کو ملا سوشل میڈیا پہ، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں اکثر سلیپر سیلز کی بات کرتا تھا جو اس وقت پاکستان نہیں مکمل ایکٹیو ہے۔ یہ دشمن کے ایجنٹ اسٹیبلشمنٹ، سیاست، عدلیہ، میڈیا اور بیوروکریسی پر ہر جگہ موجود ہے جو آج یہ سب کر رہے ہیں۔ مافیا نے پاکستان کو ہائی جیک کر رکھا ہے۔ یہ علی معصوم نامی ایک ڈیجیٹل میڈیا صارف ہے، ان نے یہ بات کی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو کیا ہم نے کسی ان لوگوں کو حوالے کیا جو پاکستان کو خدا نخواستہ اس نہج پر لے کے جا رہے ہیں کہ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوگا۔ یہ 3 بڑی اہم چیزیں تھیں۔ بابر غوری کو رہا کرنا میری سمجھ سے بالا ہے، اور ان کو لے کر آنا، اس پر تو کئی سوالات میں نے پہلے ولاگز میں آپ سے کہے تھے کہ ایک سوچے سمجھے سازش کے تحت یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہوتی، آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ آپ سے آگے تھوڑا سا سوچتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے کہ شاید عوام کو نہیں پتہ۔ عوام اتنے بیوقوف نہیں ہے، ہر چیز سمجھ جاتی ہے، نہیں تو ہم ہیں نہ سمجھانے کے لیے۔ دیجیے مجھے نعمان خان کو اجازت، اللہ نگہبان۔